जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास एनसीईआरटी क्लास 8 की चैप्टर नंबर तीसरा तीसरा चैप्टर जो है ये बड़ा चैप्टर है, इसीलिए दो पार्ट में पढ़ाए हुए हैं। इसमें पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट आज हम पढ़ाएंगे। इसमें हम भारतीय नील की मांग के बारे में जानेंगे। इसमें समझते हैं। भारतीय नील जो था यह मांग इनका क्यों इतना ज़्यादा हुआ करता था। पहले तो हम समझते हैं कि भारतीय नील जो था, यह नील हमारा नील जो था, यह भारतीय नील यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता था। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता था। जैसे कि हम समझते हैं कि भारतीय नील जो था ये है उष्णकटिबंधीय ठीक है, उगाया जाता था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता था। वही 13वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी में इनकी माँग जो थी काफ़ी थी। लोग ये मतलब कह सकते हैं यूरोप में या ब्रिटेन में इनकी माँग इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ वहाँ पहुँचते-पहुँचते इसकी महँगाई जो थी, महँगा इतना हो जाता था, यहाँ से ले जाके इंडिया से ले जाके यूरोप, इटली, फ्रांस ये जगह अगर बेचते थे, तो ये लोग काफ़ी महँगा इन लोगों को मिलता था। जैसे कि 13वीं सदी में सदी में इटली, फ्रांस फ्रांस और ब्रिटेन बहुत माँग थी, ठीक है? इतनी माँग थी कि महँगा होने लगा था। वही यूरोपीय लोग जो थे, तो ये भाई इतना महँगा होने लगा, सभी इतने खरीदने की तो लोग को हिम्मत नहीं होती थी व्यापारियों की, तो क्या करें ये लोग? तो तब ये यूरोपीय लोग एक वुड नामक एक पौधे का मतलब आविष्कार किए या उसको मतलब वो लोग चुने उसको मतलब कह सकते हैं कलर बनाने के लिए, ठीक है? यूरोपीय लोग वुड किया नील बनाने के लिए। नील बनाने के लिए ठीक है, ओड़ नामक पौधे का इस्तेमाल किया। जो ये नील ये क्या था कि एक प्रकार का नील की ही प्रजाति थी, मगर ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारे भारत में जो पाया जाता था, वहाँ जो था, वहाँ के अपेक्षा यहाँ का जो अच्छा माल होता था, वहाँ उतना वो कलर अच्छा नहीं दे पाता था वो नामक पौधा, ठीक है? वही आपको समझना, वही 17वीं सदी में तक नील की माँग जो थी, यह नील की माँग में काफ़ी जो गवर्नमेंट थी वहाँ की छूट दे दी, देखिए आप ले आइए, बेचिए, उतना टैक्स नहीं लिया जाता था। उसी बीच में 18वीं शताब्दी में लोग इस क्षेत्रों में काफ़ी लोग अपने जगह उगाने लगे। मतलब जगह-जगह कोई-कोई अलग-अलग देश जो थे नील को उगाना शुरू कर दिए। उसी बीच में 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगीकरण होने लगा था। ब्रिटेन में औद्योगीकरण जो था 18वीं शताब्दी में हुआ था, ये समझ में आना चाहिए आपको। 10 में औद्योगीकरण होने ठीक है, होने लगा तो क्या हुआ कि नील की माँग काफ़ी बढ़ने लगी। जब काफ़ी नील की माँग बढ़ने लगी तो इसमें जो यूरोपीय कंपनियाँ जो होती थी, यूरोपीय कंपनियाँ जो थी यूरोपीय कंपनियाँ में मतलब कह सकते हैं यूरोप की बढ़ती माँग को देखकर
यूरोप की बढ़ती माँग को देखकर इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसमें कूद गई थी कमाने के लिए, ठीक है? कमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी कूद गई। तो क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में नील की खेती के लिए यह कई देशों से मतलब कह सकते हैं कि कई प्रांतों को जैसे कि हमारे बंगाल में यह खेती करने के लिए लोगों को, किसानों को बहुत मजबूर कर दिया कि आप खेती कीजिए, नील की खेती कीजिए, उसके बाद हमसे पैसा ले लीजिए। हमसे पैसा ले लीजिए, आप खेती कीजिए। तो वही 1700 कह सकते हैं 1778 में ब्रिटेन 1778 में ब्रिटेन में और क्या हुआ कि इसमें मतलब भारतीय नील कि 1 मिनट यार। भारतीय नील जो था, यह कितना था? 30% था। 30% था। वही आगे चलकर आगे चलकर कितना हुआ? 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी में क्या हुआ कि यह आगे चलकर 1810 में यह लगभग कितना हो गया था? ये हुआ था 95% हो गया था, ठीक है? 95% हो गया था। अब ये समझिए जो 1778 में नील की माँग जो वहाँ मतलब वहाँ पहुँचता था कितना 30% था। 30% था। उसके बाद यह आगे चलकर ये 1810 में यह 95% नील की खेती मतलब कह सकते हैं नील वहाँ छा गया था एक प्रकार से। जब छा गया था तो जैसे-जैसे नील के व्यापारी बढ़ने लगे, वो जैसे कि इसमें लोग जैसे-जैसे नील जब बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि यहाँ अफ़सर लोग जो यहाँ के मतलब कह सकते हैं कंपनी के अफ़सर लोग थे, जो नौकरी पेशा के लोग थे, वो लोग भी इसमें कूद पड़े। क्योंकि देख रहे हैं भाई मुनाफ़ा इतना ज़्यादा है तो सरकारी नौकरी करके क्या करेंगे? तो वो लोग सब कूद गए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के लोग भी आ गए हैं, वहाँ से बुला लिए गए। तो यहाँ पे जो वहाँ से वो कर्ज़ लेकर यहाँ आकर मतलब कह सकते हैं कि एक बागवानी करवाते थे मतलब कह सकते हैं किसानी करवाते थे, खेत लेके या भाड़ा पे लिया जाता था या खरीद लिया जाता था या किसी कारणवश लेकर वह करवाते थे, ठीक है? तो उसी उसी पर नील की खेती कैसी होती थी इसके बारे में वो समझने से पहले हम ये समझें कि निजी खेती जो होती थी, ये कैसे होती थी? निजी खेती जो होती थी, यह बागान मालिक करवाते थे, ठीक है? बागान मालिक निजी खेती जो होती थी, ये कौन करवाते थे? ये करवाते थे बागान मालिक होते थे, ये खेती करते थे। मतलब कह सकते हैं ये मतलब किसानों से या खरीदते थे ज़मीन को, खरीदते थे या पट्टे पे मतलब कह सकते हैं अब जैसे होते हैं कह सकते हैं कि खरीद कर या तो फिर उसको पैसा देकर 1 तूर या 2 तूर या एग्रीमेंट करवा लेते थे। वो तौर पर वह अपना खेती करते थे, ठीक है? वो निजी खेती कहलाती थी। निज खेती की समस्याएँ भी होती थी। जैसे निजी खेती की समस्या क्या होती थी? क्या होती थी? कि समस्याएँ क्या होती थी? समस्याएँ इनकी वो ये जैसे हो जाती थी कि ज़मीन उपजाऊ मिलनी चाहिए और ये मतलब कहते हैं नील गाँव जो इनकी नील फैक्ट्री के पास होना चाहिए। नील फैक्ट्री के पास ज़मीनें होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ उपजाऊ होनी चाहिए और कम से कम 25% भू-भाग पर इनको मतलब खेती करवाना ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये ज़्यादा क्षेत्र इन लोग को मिल नहीं पाता है। तो ये काफ़ी समस्याएँ होती हैं जैसे कि मज़दूर नहीं मिल पाते हैं। तो क्या हुआ कि नील जब पैदा होती है, जब नील
होता है, तो उसी समय वो धान की भी पैदावार मतलब कह सकते हैं खेती होती है। तो ये दोनों का एक साथ होना, भाई कुछ मज़दूर जो होते हैं, यह अपने धान की कटाई, बुवाई हर एक चीज़ में लगे रहते हैं और यहाँ काफ़ी हद तक कहते हैं कि बैल भी नहीं मिल पाते, जुताई के लिए नहीं मिल पाते। क्योंकि कहते हैं कि 1 बीघे ज़मीन के 2 बैल नहीं, 2 हलों की जोड़ी बननी चाहिए, ठीक है? कम से कम अगर जैसे 100 बीघा अगर ज़मीन है तो कम से कम 200 बैलों की होना ज़रूरी हो जाता है, 200 बैलों की जोड़ी होनी चाहिए, ठीक? इतना समझ में आया आपको? तो क्या हुआ कि इतना व्यवस्थाएँ ये लोग को करना होता था, नहीं मिल पाता था ना भाई, इतना कहाँ मिल पाएगा? जल्दी। तो इसीलिए बहुत परेशानी हो जाती थी और अच्छी ज़मीन के लिए काफ़ी एक-दूसरे से लड़ते भी, टकराव भी होने लगता था। इसीलिए रैयती व्यवस्था में क्या था कि किसान एक किसान को एक अनुबंध करवाते थे, एक पट्टा के तौर पर अनुबंध करवाते थे, लिखित करवाते थे, एग्रीमेंट जैसे होता था कि किसानों को एग्रीमेंट करवाते थे कि आप जो थे यह अगर यहाँ 25% भूभाग पर आपको ज़मीन पर खेती करना होता था, 25% भूभाग पर। और ये अगर नहीं करते थे, तो यह मुखिया जो होते थे, मुखिया लोग भी जो होते थे, इनसे दबाव बनाकर, प्रेशर बना के करवाते थे कि भाई अभी ये आप एग्रीमेंट कीजिए, आप खेती कीजिए। अगर जो एग्रीमेंट कर लेता था, जो मान लेता था, उन्हें कम ब्याज दर पे पैसा दिया जाता था कि आप खेती कीजिए। कम से कम खेती जितनी ज़मीन होती थी, कम से कम 25% भू-भाग को आपको करना ही होता था। वो भी उपजाऊ वाली जगह होना हो मतलब होता था नील की खेती, ठीक है? तो क्या हुआ कि जब ये नील की खेती होती थी, तो नील की खेती के जो पौधे जो होते थे, ये काफ़ी गहराई तक जाते हैं। क्योंकि वहाँ जब अगर नील की खेती हो गई, तो दोबारा और धान होना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि पूरा तत्व जो होता है, खींच लेता था, मतलब ज़मीन के उपजाऊ का। तो क्या हुआ कि लोग एक-दूसरे पे जब टकराव होने लगा तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि कब तक लोग यहाँ पर रहेंगे और ज़मीन कब तक अपनों को झेलते रहेंगे। उसी बीच में क्या हुआ कि हमारा नील विद्रोह हो जाता है। नील विद्रोह के बारे में हम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। नील विद्रोह, ये गुमास्ता जो होते थे, एक प्रकार का एजेंट होते थे, तो क्या हुआ कि कि जब ये किसान इन्हें क्या था कि जब ये जाते थे, इन्हें मारकर भगा दिया जाता था। मारकर भगा दिया जाता था, उसी बीच में किसानों को लगने लगा कि भाई सरकार भी हमारे लिए कुछ करेगी, मगर सरकार जो थी, ये बागान मालिकों को एक फरमान जारी कर दिया कि भाई अगर जो नहीं करना चाहते हैं किसानी, तो उसको मत करने दीजिए ना, आप जबरी क्यों थोप रहे हैं आप अपनी नील की खेती के लिए? तो उन्हें किसानों को यह गलतफ़हमी हो गई थी ये कि इन्हें लगने लगा कि भाई यहाँ के लोग जो थे मतलब किसान कह सकते हैं कंपनी जो थी इनका साथ दे रही है। रानी विक्टोरिया कह रहे हैं कि खेती मत कीजिए, करवाइए आप इनसे, ठीक है? तो ये लोग को गलत वो होने लगा। उसी बीच में क्या हुआ कि 1757 में यहाँ से जब ये हुआ तो ये हट गए। ये मतलब ये कह सकते हैं कि कंपनी बंगाल से भागने लगी तो ये 1900 बिहार में ये इस क्षेत्र में बिहार में जाने लगे 1917 1917 नहीं, महात्मा गांधी जो थे ये अफ्रीका से आए थे, उन्हें बिहार आंदोलन के लिए ठीक है, आंदोलन के लिए बुलाया गया था इन्हें। इतना समझ में आया आपको? गांधी जी को कब बुलाया गया था? 1917 में बुलाया गया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लिए, ठीक है?